बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 174 और हम कर रहे हैं आपके इंग्लिश में चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज रिटन बाय एन फ्रैंक ओनली। मतलब ये पूरी डायरी है जो एन फ्रैंक के पिता ने पब्लिश की थी। एन फ्रैंक की मौत के बाद वो 13 ईयर की छोटी सी लड़की थी और उन्होंने मतलब आपको अगर आपने स्टैंडर्ड 9th में हमने हिटलर का पढ़ा था कि हिटलर ने किस तरह से जूस पीपल को बहुत परेशान किया था। सो ये जो एन फ्रैंक थी वो जूस थे, ये लोग जूस थे। तो किस तरह से इनकी फैमिली परेशान हुई थी हिटलर के टाइम के दौरान, किस तरह से मतलब इसने एक एक चीज़ एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखी है। और जब उनकी डेथ हो जाती है, एन फ्रैंक की बहुत ही छोटी उम्र में डेथ होती है। सो तब मतलब मेरे ख्याल से 15 साल की उम्र में इनकी डेथ भी हो जाती है। सो इनकी डेथ होती है तो उन्होंने 2 साल डायरी लिखी है। 1942 जून में लिखना चालू किया था उन्होंने ये डायरी। उनको 13th बर्थडे पे उनकी दादी ने गिफ्ट की थी। सो 1942 में एन फ्रैंक ने डायरी लिखना चालू किया था जून 1942 में। और फिर उन्होंने ये डायरी तब तक लिखी जब तक मतलब उनकी डेथ हुई, मतलब अगस्त 44 में उनकी डेथ हुई। सो 2 साल जो सारा जूस उन्होंने सहन किया, मतलब ये उन्होंने पहले तो अपनी लाइफ से लिखना चालू किया था, फिर जैसे जैसे उनकी लाइफ में इंसिडेंट्स होते गए, भाई किस तरह से जर्मन्स ने जूस के साथ प्रताड़ना की, उनको परेशान किया, उनकी फैमिली ने क्या सहन किया, उन्होंने सब कुछ लिखा है। 2 साल उन्होंने अपनी डायरी में एक एक चीज़ मेंटेन की। पहले जैसे डायरी चालू हुई थी तो तब एक स्कूल गर्ल की तरह उन्होंने चालू की थी। 13 ईयर्स की हैं, स्कूल गर्ल थी, तो उन्होंने डायरी स्टार्ट ऐसे की थी। पर फिर जैसे मतलब जर्मन वो नीदरलैंड में रहते थे उस टाइम ये लोग, तो नीदरलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था जर्मन्स ने। सो किस तरह से उन पे अत्याचार हुआ उन्होंने सब कुछ उस डायरी में लिखा है, ठीक है। सो उनकी मौत के बाद, मतलब एन फ्रैंक की डेथ के बाद, उनके फादर ने ये डायरी पब्लिश की। सो ये डायरी थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ट सेलर हुई, मतलब बहुत ही पढ़ी गई। और जबकि उन्होंने ये ऐसे ही लिखी थी, मतलब हम डायरी क्यों मेंटेन करते हैं, हम लोग अपने आप को हल्का करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। हम किसी से कह नहीं पाते हैं तब हम डायरी लिखते हैं। सो एन फ्रैंक ने भी डायरी ऐसे ही चालू की थी लिखना। पर अब हम एज अ नॉवल, ये पूरी नॉवल है अब, मतलब इवन एज अ नॉवल पढ़ाया जाता है बच्चों को, इनकी डायरी पढ़ाई जाती है और आपका चैप्टर है, आप देख सकते हो। सो ये डायरी कितनी ज़्यादा फिर फेमस हुई, ठीक है। सो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर का नाम है, एन फ्रैंक ने लिखी है ये डायरी, ठीक है। तो ये हम चैप्टर चालू कर रहे हैं आपके पेज नंबर 50, आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश पेज नंबर 50 से चालू कर रहे हैं। सो ये एन फ्रैंक ही लिख रही हैं। एन फ्रैंक लिख रही हैं कि डायरी में लिखना एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है मेरे जैसे किसी के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं है, पर इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई इसको पढ़ेगा ही नहीं मेरे बाद, या भाई मैं खुद भी, मेरी डायरी 13 साल की मैं हूँ, स्कूल की लड़की हूँ, मेरी डायरी कोई क्यों पढ़ेगा। पर चलो ये कोई मैटर नहीं करता, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है कि मैं लिखूं और मुझे बहुत ज़रूरत है कि मैं लिखूं, ताकि मेरी जो छाती में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मेरे मन में चीज़ें दबी हुई हैं, मैं उनको निकाल सकूं इस डायरी में। फिर वो लिखती हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो कागज़ है, कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। मैंने इस कहावत के बारे में तब सोचा जब मुझे थोड़ा सा डिप्रेस्ड फीलिंग आती थी और मैं घर पे बैठती थी, अपना मुंह पकड़ के बैठती थी, बोर्ड, और कुछ मुझे समझ नहीं आता था। मुझे ये नहीं समझ आता था मैं घर पे रुकूं या बाहर जाऊं, और मैं घर पे ही रुकती थी और एकदम सोचती और एकदम ऐसे ही मैं घर पे रुक जाती थी। तब मुझे पता लगा कि भाई पेपर जो है ज़्यादा धैर्य रखता है। और क्योंकि मैं प्लान नहीं कर रही हूँ कि कोई और मेरी ये डायरी पढ़े,
जब तक मुझे कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिल जाता मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब मेरी लाइफ में अभी कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं वापस मेरी पॉइंट पे आती हूँ कि मुझे डायरी रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा आई डोंट हैव अ फ्रेंड, एन फ्रैंक कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब वो कह रही हैं मैं आपको क्लियरली बताऊं कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की एक पूरी तरह से अकेली है इस दुनिया में, और मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, बहुत प्यारे माता पिता हैं, 16 साल की बहन है और 30 लोग हैं जो कि उसके फ्रेंड्स हैं, मतलब 30 फ्रेंड्स हैं उसके। मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, प्यारी आंटियां हैं, बहुत अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऐसे ऊपर से देखो तो आपको लगेगा मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everything. जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो बस मैं सिर्फ अच्छा टाइम बिताती हूँ उनके साथ, और मैं उनके साथ एक कॉमन बातें शेयर करती हूँ। बाकी मैं उनके साथ, हम इतने क्लोज नहीं हैं, यही प्रॉब्लम है हम फ्रेंड्स की। शायद ये मेरी फॉल्ट है, शायद मुझे अपनी प्राइवेट चीज़ें कन्फाइड करने का मन नहीं करता उनके साथ, पर सब ऐसा ही है, मैं क्या करूं। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ कभी बदलेगी नहीं, और इसीलिए मैंने डायरी लिखना चालू किया। मतलब वो बता रही हैं कि डायरी क्यों लिख रही हैं, एन फ्रैंक बोल रही हैं कि क्यों वो डायरी लिख रही हैं। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेज, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस द वे मोस्ट पीपल वुड डू। बोले कि मैं इस डायरी में कुछ भी नहीं लिखूंगी जैसे कुछ लोग लिखते हैं, पर मैं इस डायरी को अपनी फ्रेंड समझती हूँ और मैं इस फ्रेंड का नाम किट्टी रखती हूँ। तो उन्होंने अपनी डायरी का नाम किट्टी रखा। पेज 51 पे, पेज 51 कह रही हैं, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। बोले कोई भी, जो भी मैं स्टोरीज इस किट्टी में, इस डायरी में लिखूंगी तो कोई एक भी शब्द उसमें से समझेगा नहीं। सो बेटर है पहले मैं अपनी स्टोरी के अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊं, और अपनी लाइफ में बताना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपनी डायरी में वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही हैं। ये सब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, मतलब एकदम जीरो से नहीं, कहते हैं स्टार्टिंग से अपनी डायरी में सब कुछ लिखा है इन्होंने। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 35. मतलब वो बता रही हैं मेरे पिता सबसे ज़्यादा अडोरेबल फादर हैं, उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 के और मेरी मदर 25 की नहीं थी। अब इनके माता पिता का एज डिफरेंस देखो, उनके पिता 36 के थे और उनकी मम्मी 25 की थी। ठीक है। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम है मार्गॉट। मार्गॉट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी 1926 में। और I was born on 12th जून 1929, मतलब वो अपनी बहन से 3 साल छोटी हैं। 12th जून को पैदा हुई थी, 12th जून 1929 को पैदा हुई थी। I lived in Frankfurt until I was 4, मतलब 4 साल तक वो, जब 4 साल की हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही। My father immigrated to Holland in 1933, और बोले मेरे पिता ने फिर हॉलैंड गए, मेरे पिता 1933 में हॉलैंड गए। My mother एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट, उनकी मदर का नाम क्या है? उनकी मदर का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। बोले मेरी मम्मी भी उनके साथ हॉलैंड गई, सितंबर में गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। तो मार्गोट को और मुझे, ठीक है, मार्गोट और मतलब तब तकरीबन वो 4 साल की थी एनी, और 7 साल की उसकी बहन को एचिन, AACHEN, एचिन भेज दिया गया। किसके पास? उसकी ग्रैंड मदर के साथ। मे बी उस बिजनेस डेवलपमेंट के लिए या कुछ करने उसके फादर हॉलैंड गए, उनकी मम्मा के साथ गए। सो
मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। बोले फिर दिसंबर में मार्गोट भी हॉलैंड चली गई और फिर मैं फरवरी में गई, मतलब धीरे धीरे फिर पूरी फैमिली हॉलैंड शिफ्ट हो गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो मैं मार्गोट के लिए मतलब मैं जब आई फरवरी में तो मार्गोट को एज अ बर्थडे प्रेजेंट मुझे दिखाया गया। ठीक है, सो मतलब कह रही हैं कि मैं जब अपनी ग्रैंड मदर से जब हॉलैंड में आई अपने फैमिली के पास, तो मार्गोट के बर्थडे के टाइम आई, वह वैसा बता रही है। सो आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो बोले मैंने नर्सरी से चालू की मेरी एजुकेशन। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 साल तक वो मॉन्टेसरी में थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. तो 6th standard में I was 6 which time I started, मतलब फर्स्ट ग्रेड, 6 साल की उम्र में वो फर्स्ट में थी। और जब वो 6th में आई तो उनकी टीचर थी मिसिस क्यूप्रस। उनका वो हेडमिस्ट्रेस थी, मतलब उनकी टीचर ही हेडमिस्ट्रेस थी 6th स्टैंडर्ड में, मिसिस क्यूप्रस। At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. मतलब वो मिसिस क्यूप्रस उसकी बहुत ही फेवरेट टीचर हो गई थी 6th स्टैंडर्ड में, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई स्कूल छोड़ते टाइम। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. जब 1941 था तब उनकी ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हो गई और उनको ऑपरेशन कराना पड़ा, और इसलिए एन फ्रैंक के बर्थडे पे कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। उसकी ग्रैंड मदर 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर एंड ग्रैंड मास कैन वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। बोले किसी को पता नहीं है कि मैं कितना उनके बारे में सोचती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, और ये जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है 1942 का, ये जो मैं कर रही हूँ वो मैंने एक ग्रैंड मदर की कैंडल भी जलाई इस बारी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। हम चारों अब खुश हैं, अच्छा हो रहा है हमारी लाइफ में। मतलब चारों कौन? एनी, उसकी बहन मार्गोट और उसके माता पिता। और आज 20 जून 1942 है एंड द सॉलमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। ठीक है, सो आज 1942 है, 20 जून है, और आज से मैं मेरी डायरी चालू कर रही हूँ। ठीक है, सो इस तरह से मतलब इन्होंने अपनी डायरी में शुरुआत में जैसे इंट्रोडक्शन जैसा सारा दिया है अपना, और अब इनकी डायरी चालू हो रही है 20 जून 1942 से। सो इन्होंने अपनी डायरी, पेज नंबर 52 है आपका, पेज नंबर 52। सो डायरी सैटरडे 20 जून 1942, सैटरडे डे है 20 जून 1942। सो डियरेस्ट किटी, उन्होंने अपनी डायरी का नाम किट्टी लिखा था। उन्होंने जब इंट्रो दिया है अपनी सारी डायरी का कि किस तरह से, तो उन्होंने अपनी डायरी को किट्टी नाम दिया है। ठीक है, डियरेस्ट किट्टी। So, dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Dearest Kitty, अब वो लिखना चालू कर रही हैं कि किट्टी आज मेरी सारी क्लास क्वैक कर रही थी। क्वैक मतलब एकदम नर्वस फील हो रही थी। क्यों? बिल्कुल रीज़न था कि अभी टीचर्स की मीटिंग होने वाली है और टीचर्स डिसाइड करेंगी कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में कौन जाएगा और इसी स्टैंडर्ड में कौन रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स। GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday saving on their bet. कह रहे हैं आधी क्लास तो बैट्स लगा रही है, मतलब आधी क्लास तो शर्तें लगा रही है। और GN and I मतलब GN and I मतलब GN इसकी फ्रेंड होगी कोई, सो GN और I मतलब GN और मैं हंस रहे हैं। जो हमारे पीछे 2 लड़के बैठे हैं, सिली लड़के,
उन दोनों लड़कों का नाम है सीएन एंड जैक्स। सीएन और जैक्स, जीएन इसकी फ्रेंड है और उनके पीछे जो दो लड़के बैठे वो हैं सीएन एंड जैक्स। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। बोले इन्होंने अपनी जो पूरी हॉलीडे थी मतलब इन शर्तों पे ही लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। मतलब हर कोई एक दूसरे को यही बोल रहा था कि तू पास होगा, सामने वाला मैं नहीं, तू होगा मैं नहीं। इवन जीस प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री कांट काम दैम डाउन। पीछे मतलब हम घड़ी घड़ी उन लड़कों को वो लड़की मतलब मेरी फ्रेंड घड़ी घड़ी उनको प्लीड मतलब एकदम प्लीज भाई अब बंद हो जाओ वैसा, और मैं घड़ी घड़ी गुस्से से देख रही थी तो भी वो लड़के चुप ही नहीं हो रहे थे। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। कह रही है किट्टी मेरी क्लास में ऐसे डम बच्चे हैं, डमी बच्चे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी क्लास क्वार्टर ऑफ क्लास तो यहीं रह जाने वाली है, अगले स्टैंडर्ड में नहीं जाएगी। पर तुम्हें पता है कि टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ पे। तो एनी बोलती है कि भाई टीचर्स सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, मतलब आप टीचर्स का पता लगा ही नहीं सकते हो किसको पास कर दे किसको फेल कर दे। कह रही है कि भाई मैं बहुत ज्यादा, मेरे को मेरी लड़कियां दोस्त हैं मुझे उनकी चिंता नहीं है, ना ही मुझे मेरी चिंता है। वी विल मेक इट, मतलब हम तो पास हो जाएंगी। एक इकलौता एक सब्जेक्ट जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूं वो है मैथ्स, ठीक है। सो एनी को भी आप लोग की तरह मैथ्स से ही डर लगता है। कह रही है एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, मतलब हमसे वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक टीचर्स अनाउंस ना करे तब तक। Until then we keep telling each other not to lose heart, हम एक दूसरे को समझा रही हैं कि हमें दिल पक्का रखना पड़ेगा, भाई सब अच्छा ही होगा। मतलब जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होती है भाई कौन जाएगा नेक्स्ट स्टैंडर्ड में कौन इसी स्टैंडर्ड में रह जाएगा, तब तक हम एक दूसरे को समझा रही हैं कि भाई शांति रखो सब पास हो जाएंगी। मैं सारी टीचर्स के साथ मेरी अच्छी जमती है। 9 टीचर्स हैं, 7 मैन हैं और 2 वुमन, मतलब टोटल एनी के स्कूल में 9 टीचर्स हैं, उसमें से 7 मैन हैं और 2 वुमन हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस। मतलब ओल्ड फॉगी का मतलब ओल्ड फैशन्ड है, उसका जो मैथ्स टीचर है कीजिंग नाम है, तो उसके जो मैथ्स टीचर का नाम मिस्टर कीजिंग है और बिल्कुल पुराने ख्यालों वाला है। वो मैथ्स पढ़ाता है और वो पता नहीं एनी से गुस्सा ही रहता है हमेशा, क्योंकि वो बहुत बात करती है। बहुत सारी वार्निंग्स के बाद उसने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देना चालू किया एनी को। उसको उसने एक ऐसे लिखने दिया, ऐसे मतलब कंपोजिशन या ऐसे लिखने दिया, और उस ऐसे का नाम था अ चैटर बॉक्स। उसने एनी को अ चैटर बॉक्स लिखने पे भाई उस पे ऐसे लिख के एज अ पनिशमेंट दिया सर ने। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब एनी कह रही है ऐसे अ चैटर बॉक्स, इस टॉपिक पे कोई क्या लिख सकता है। I had worry about that later I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. उसने कहा कि मैं बाद में सोचूंगी कि इसके बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ। उसने टाइटल ये लिख दिया अ चैटर बॉक्स, बैग के अंदर डाल दिया और फिर वो चुप बैठने लगी, मतलब चुप बैठी। बोले उस शाम को जब मैंने मेरा सारा काम फिनिश कर लिया, होमवर्क फिनिश कर लिया, और फिर मैंने जो मेरे बैग में वो नोट डाला था कि मुझे चैटर बॉक्स पे लिखना है, सो वो मैं मेरी नोटबुक पे नज़र गई, तो मैंने सोचा कि मैं मेरी फाउंटेन पेन की टिप खाते खाते सोच रही थी कि मैं क्या लिख सकती हूँ। Anyone could ramble on and leave big spaces, but the trick was to come up with convincing to prove। बोले मुझे क्या करना था, थोड़ी बहुत सारी जगह छोड़ छोड़ के वो ऐसे बना देना था, पर कुछ तो अच्छा लिखना पड़े ना। मैं सोची और सडनली मुझे एक आइडिया आई। बोले मैंने 3 पेजेस लिखे, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे जो काम दिया था उसके मैंने 3 पेजेस लिखे और मैं सेटिस्फाइड थी। उसने उन 3 पन्नों में लिखा कि भाई जो
बातें करना, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। भाई जो बातें करना है वो स्टूडेंट की निशानी है। एंड दैट आई वुड डू बाय बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं पूरी कोशिश करूंगी बातें ना करने की। but that I would never be able to cure myself since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits। उसने बोला कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम बोलूं, पर मैं सुधर नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बोलती हैं और ये मेरे में इनहेरिट हुआ है, मतलब ये इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ये मेरे में वारसागत आया है। उसने मतलब लिखा, उस ऐसे में लिखा कि ये वारसागत आता है। जो बड़बोले लोग होते हैं वो इसलिए बोल करते, जो चैटर बॉक्स लोग होते हैं कि वो उनको वारसागत में वो मिला होता है बोल करना, और मुझे मेरी माँ से आया है, उसने ऐसे बोला। उस ऐसे में ऐसे लिखा। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to my way through next lesson, he assigned me a second essay। बोले वो जो ऐसे में मैंने लिखा था कि भाई चैटर बॉक्स ऐसे में मैंने लिखा, तो मिस्टर कीसिंग को पढ़ते पढ़ते बहुत हंसी आई। पर जो मैंने अगले लेसन की बात की तो उसने मुझे एक सेकेंड ऐसे लिखने के लिए पकड़ा दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल मतलब जो कभी सुधर ही नहीं सकता है, ऐसा बोल करने वाला, इनकरेजिबल। I handed it in and Mr. Keesing had nothing about more to whole lessons. During the third, he had finally had enough and as punishment for talking in class, write an essay entitled। फिर मतलब वो दूसरा भी लिख के गई। फिर तीसरी बार अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो मिस्टर कीसिंग। फिर तीसरी बारी फिर से एनी फ्रैंक को फिर से वो बातें करने पे फिर से एक ऐसे लिखने दिया, और इस बारी और एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक। ठीक है, सो भाई इस पे ऐसे लिखो अब। ठीक है, सो तीसरा ऐसे उसको ये दिया। सो सब हंसने लगे और एनी को भी हंसी आ गई। मतलब अभी भी वो और भी लिख सकती थी चैटर बॉक्स टॉपिक पे, तो वो और भी लिख सकती थी, और भी ओरिजिनल थॉट्स वो लिख सकती थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। उसने कहा अब इस बारी मैंने सोचा और अच्छा लिखूं, मतलब सर ने तीसरा टॉपिक दिया क्वैक क्वैक क्वैक। ठीक है, सो उसने कहा अब मैं और ओरिजिनल लिखना चाहती हूँ, तो उसने सोचा इस बारी मैं पोएट्री लिखूंगी। उसने इस पोएट्री लिखने के लिए अपनी फ्रेंड जिसका नाम सेन था, जो कि बहुत अच्छी थी पोएट्री में, उसने उसकी मदद ली, और मतलब ऐसे लिखने में उस फ्रेंड की मदद ली, और उसने उसमें एक थोड़ा सा वर्स लिखा। वर्स मतलब पोयम के रूप में लिखा। मिस्टर कीसिंग कोशिश कर रहे थे मतलब एन फ्रैंक के साथ जोक करने की, क्योंकि ऐसा अजीबोगरीब सब्जेक्ट देखते, बट मतलब एनी भी खींच रही थी उस जोक को। वो सोच रही थी कि क्यों ना भाई मैं भी उनका जोक उन्हीं पे हावी कर दूं। और उसने अपनी पोयम लिखी, और बहुत ही सुंदर पोयम लिखी। और उस पोयम में उसने लिखा कि भाई एक मदर डक के बारे में पोयम थी, और फादर स्वान था। मदर डक थी, फादर स्वान था, और उनके 3 बच्चे बेबी डकलिंग्स थे, और उनको उनके फादर ने ही मार दिया, स्वान ने ही मार दिया, क्योंकि वो लोग पूरा दिन क्वैक 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 करते थे। फिर आखिर मतलब मिस्टर कीसिंग को ये जोक समझ आया। मतलब पोयम में क्या लिखी थी, उसने लिखा था कि एक फादर था, वो स्वान था, और मदर थी डक थी। क्योंकि मदर डक थी तो 3 बच्चे हुए, वो भी डक ही हुए, और वो पूरा दिन क्वैक 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 करते रहते थे। तो स्वान को उनका क्वैक क्वैक अच्छा नहीं लगता था, और वो उसको जब देखो काटता रहता था, काट काट के उसने अपने ही 3 डक्स को मार दिया। अब इस बारी मिस्टर कीसिंग ने ये जो एनी ने ये लिखा उसको सही वे में लिया। ही रीड द पोयम टू द क्लास। उन्होंने क्लास के आगे ये पोयम पढ़ी, एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, हैवंट बीन ऑन द कॉन्वर्सेशन, ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। सो मतलब
वो पोयम पूरे क्लास के आगे पढ़ी। मिस्टर कीसिंग ने इसको अच्छी स्पिरिट में लिया, उन्होंने इस बारे में खुद भी बोला और आगे भी इस बारे में बात करते रहे। और उसके बाद उन्होंने उसको अभी बोलने देते हैं, अब मिस्टर कीसिंग उसको बोलने से मना नहीं करते। और अब उसको वो कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते। और अब तो उल्टा वो जो मिस्टर कीसिंग मैथ्स टीचर हैं, अब तो खुद वो जोक्स बनाते रहते हैं क्लास में। योर्स एने, यहाँ पे एने अपनी डायरी पूरी करती है। ठीक है, सो ये जो एक एक्सट्रैक्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, ये एने की डायरी का है पूरा। और उस डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, उसमें से ये पार्ट लिया गया है। तो शॉर्ट में अगर स्टोरी बोलें तो स्टोरी में क्या था, स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एने के बारे में ही थी। और शुरू में वो लिख रही है कि डायरी में लिखना कैसा है, वो क्यों लिख रही है। फिर उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोग डायरियाँ इसलिए मेंटेन करते हैं, पेपर ज़्यादा सुनता है। ठीक है, फिर उसने अपनी यहाँ पे उसने बताया कि मैंने डायरी का नाम किट्टी भी रखा है। ठीक है, फिर उसने बोला कि भाई फादर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बता रही है कि फादर मदर में एज डिफरेंस है। फिर कहाँ से कहाँ रहते थे, कहाँ आए, ग्रैंड मदर से कितना प्यार करती थी, कब तक मॉन्टेसरी में थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में कब आई, उसकी फेवरेट टीचर का नाम क्या था, उसकी ग्रैंड मदर की डेथ कब हुई, कितना प्यार करती थी वो अपनी ग्रैंड मदर से। फिर वो बुक में मतलब लिख रही है अभी, अब डायरी चालू कर रही है, डियरेस्ट किट्टी। और यहाँ पे इसके फ्रेंड्स के नाम हैं जीएन, खुद मतलब इसकी फ्रेंड का नाम जीएन है, और पीछे जो लड़के हैं वो सीएन और जैक्स हैं। ठीक है, फिर टोटल टीचर्स कितने थे, 7 + 2, 7 मैन 2 वुमन। मिस्टर कीसिंग मैथ्स पढ़ाते थे, उससे बहुत चिढ़ते थे। 3 बारी ऐसे लिखने दिया, चैटर बॉक्स। फिर दूसरी बारी एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, तीसरी बारी क्वैक क्वैक क्वैक। ठीक है, फिर लास्ट टाइम क्वैक 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 लिखने में उसकी फ्रेंड सैन ने मदद की लिखने में, और उसमें उसने डक्स की स्टोरी लिखी। अब कीसिंग अब उसको है, अब मतलब अब कीसिंग सर जो हैं उसके मिस्टर कीसिंग हैं, अब वो भी जोक करते हैं क्लास में। ठीक है, सो इस तरह से ये एक छोटा सा पार्ट था एन फ्रैंक का। ठीक है, जस्ट रीड द होल स्टोरी प्रॉपरली एंड प्लीज रीड इट ट्वाइस, रीड इट थ्राइस। बहुत स्टोरी अच्छी है एंड आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। थैंक यू।